और इस वक्त कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान जी, आपने एक बयान दिया कि दुआ कीजिए हमारी सरकार आई तो 1 घंटे में सब समाधान हो जाएगा। ऐसी कौन सी समस्या है जिसका आप समाधान कर रहे हैं? वक्फ कानून को 1 घंटे में खत्म कर देंगे, ये कह रहे हैं? हाँ, तो क्या एक कैबिनेट के अंदर एक मीटिंग ही तो होती है, 1 ही घंटे की होती है मीटिंग, इससे ज्यादा तो नहीं होती। तो 1 ही घंटे की मीटिंग होती है। आपने जिस तरह से धारा 25 और धारा 26 के ऊपर पूरी तरह से संविधान की धाराओं के ऊपर बुलडोजर चला दिया है, हम इसे ठीक कर देंगे। हमने कहा और कर भी देंगे। संविधान संशोधन इन्होंने जिस तरह से संविधान को रगड़ने की कोशिश की, हम उसे ठीक करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। संविधान ने जो अधिकार दिया है उसी के तहत संसद से कानून बना, बाकायदा इस पर वोटिंग हुई और भारी मतों से कानून बना है। ऐसा है, भारी मत तो इन्हें इतने मिले हैं कि 24 मुसलमान मेंबर हैं सिर्फ ऐसे पार्लियामेंट के अंदर, सिर्फ 24। 232 उसके खिलाफ पड़े हैं, 232 वोट पड़े हैं उसके खिलाफ। तो ये भारी मत कहां से हो गया, भारी बहुमत कहां से हो गया? आप देश की आबादी के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन अंदर जितने सांसद मौजूद हैं उनके हिसाब से तो बहुमत से ही नहीं, बहुमत के आधार पर आप हमारे अधिकारों को रौंद देंगे क्या? बहुमत के आधार पर सरकार हमारे अधिकारों को रौंद देगी जो जेपीसी का? अरे तो बहुमत के आधार पर या जेपीसी के आधार पर आप हमारे, अरे भाई हमारे आधार को थोड़ी रौंद दोगे? ये जो संरक्षण हमें संविधान ने दिया है, आप संविधान के दिए हुए संरक्षण को समाप्त कर दोगे अगर आपके पास संख्या बल है। इमरान मसूद जी, शुरू में भी वक्फ संशोधन कानून को लेकर आपकी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये तमाम विपक्षी दल जो हैं वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन इस कानून में ऐसा क्या है जिसका विरोध आप कर रहे हैं? इस कानून के अंदर सीधे सीधे सारी की सारी प्रॉपर्टियों को कब्जा करने का प्रावधान है, पूरा क्लियर कट। लिमिटेशन एक्ट हटाने के बाद जितने कब्जा धारक हैं वो सब एडवर्स पोजेशन के अंदर कोर्ट में जाएंगे और मालिकाना हक लेंगे। इस कानून के अंदर सीधे सीधे कहा गया कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, जो मस्जिदें हैं, उनमें सारा का सारे मालिकाना हक सरकार का होगा। इस कानून के अंदर सीधे सीधे कहा गया कि अगर किसी संपत्ति के ऊपर विवाद होता है, उस विवाद की स्थिति में ये संपत्ति पूरी तरह से जब तक विवाद हल होगा तब तक सरकार की रहेगी, और विवाद कब हल होगा इसकी कोई समय सीमा नहीं है। देखिए, लेकिन बीजेपी वाले यही कह रहे हैं कि आप लोगों को भड़का रहे हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप कह रहे हैं कि मस्जिदें नहीं होंगी तो नमाज कहां पढ़ी जाएगी, लेकिन मस्जिदों को हटाने की बात तो इसमें है ही नहीं। लेकिन जिस सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा है तो वहां तो एक्शन होगा ही। मतलब आप एक बात सुनिए, कबूतर ने आंख बंद कर ली और बिल्ली उसको देख रही है, तो कबूतर ये समझे कि मौत नहीं है, उसकी तो मौत आ गई। हमें तो दिखाई दे रहा है, हम कबूतर की तरह आंख नहीं बंद कर सकते, हमें दिखाई दे रहा है। जब आप मालिक हो गए किसी जगह के, तो आप कब ताला लगा दो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कब तक आप छोड़ के रखो, हम आपकी मर्जी पे रहेंगे या कोर्ट के चक्कर लगाएंगे? बस 2 ही काम तो होंगे हमारे पास। इमरान जी, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप झूठ क्यों कह रहे हैं? गृह मंत्री ने खुद सदन में ये बात कही कि कहीं किसी कब्रिस्तान पर, किसी मस्जिद पर नहीं कब्जा करेगी सरकार। आप बार बार वही बात कह रहे हैं। अच्छा, आपने बोल दिया, आप मेरी बात को पूरी सुनेंगे और साबित करके दिखाइएगा मुझे। फ्लोर ऑफ द गृह मंत्री नहीं, सुनिए, जो गृह मंत्री जी ने कहा मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ, जो गृह मंत्री जी ने कहा उसी बात को दोहरा रहा हूँ। उन्होंने बार बार कहा कि हम किसी कब्रिस्तान को नहीं छेड़ेंगे, किसी मस्जिद को नहीं छेड़ेंगे, किसी दरगाह को नहीं छेड़ेंगे, किसी ईदगाह को नहीं छेड़ेंगे। यही कहा ना? बिल्कुल कही बात, यही कहा ना। और अब आप मुझे बताइए कि गृह मंत्री जी ने यह भी कहा कि 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की उनको दिल्ली यूपीए की सरकार ने डीनोटिफाई कर दिया। कहा या नहीं कहा? बिल्कुल कहा है। आप बताइए मुझे, कहा है नहीं कहा? जब बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है, लेकिन इसका अर्थ कहाँ है कि कब्जा कर लिया जाएगा? 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए, पूरी बात होनी चाहिए। नहीं, अब आप पूरी बात सुन लीजिए। वो 123 प्रॉपर्टी जिनको ये मुक्त कराने की बात कर रहे हैं, वो 123 प्रॉपर्टी कब्रिस्तान है, ईदगाह है, नहीं है, मस्जिद है, नहीं है, मस्जिद हैं। अरे आप कैसी, अरे आप टीवी चलिए, मैं आप साबित कर दीजिए नहीं है तो मैं आज ही सब कुछ छोड़ दूंगा। कैसी बात आप कर रही हैं? 123 प्रॉपर्टी कब्रिस्तान है, उसे आप कैसे काउंट कर सकते हैं? सरकारी जमीन पर अगर कहीं मज़ार बना दी गई है रातों रात, क्या बोल रहे हो? उसको डिफेंड आप कैसे कर सकते हैं? अरे तो निजामुद्दीन की दरगाह इलीगल है, रायसीना की मस्जिद इलीगल है, निजामुद्दीन की दरगाह उसमें है, इलीगल नहीं है। आप क्या, मैंने इसकी बात नहीं कही है। जो पीछे की दरगाह है, जो पीछे दरगाह है, अरे जो इसके पीछे दरगाह है मैडम, जरा सुनिए, और रायसीना की मस्जिद है, सुनहरी बाग की मस्जिद है,
वो तमाम मस्जिदें हैं जो 1913 के अंदर एक एग्रीमेंट होकर के वक्फ को सौंपी गई थी, जब लुटियन जोन बना तो 1911 के अंदर। तो ये बताइए कहाँ लिखा है कि उन मस्जिदों को हटा दिया जाएगा? मैंने कहाँ लिखा है, कहाँ ये बात कही गई? कहाँ लिखा है? तो गृह मंत्री जी ने कहा है। अरे तो गृह मंत्री जी तो यही बोल रहे हैं, गृह मंत्री जी यही तो बोल रहे हैं। यहीं पर आप बरगला रहे लोगों को। उन्होंने रेफरेंस पॉइंट कही है, आप जिन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज की बात उन्होंने नहीं कही है। 123 उन्होंने नंबर बताया है। अरे आपके पास जवाब नहीं तो आप बोलते रहेंगे। नहीं, आप जवाब नहीं है तो आप बोलते रहेंगे, आप मत लीजिए कीजिए। हाँ, तो धारा 3 के अंदर, धारा 3R1 के अंदर ये लिखा गया है कि जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज होंगी उनको नहीं छेड़ा जाएगा, सिवाय उनके जो भागते या पूर्णते विवादों में होंगी या विवाद में होंगी या सरकार के कब्जे में होंगी, उनका मालिकाना सरकार का होगा। ये कोर्ट, इनके कानून में लिखा है। देखिए, इसके बाद जो विवादित है उसका समाधान अदालतों से ही होगा, और जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जहां पर इलीगल कब्जा है, तो वहां पर एक्शन होगा। चलिए इमरान जी आपके मुद्दे पर आते हैं। आपको 60 मिनट चाहिए, 1 घंटा चाहिए, तब लोकतंत्र की बात कहां हो जाती है जब आप ऐसे बोलते हैं कि 1 घंटा और सब समाधान? की मीटिंग सुनिए, अरे तो कैबिनेट की मीटिंग 1 ही घंटे के अंदर खत्म कर देता है सब कुछ। कैबिनेट की मीटिंग में इमरान जी, अब इस पर एक बात कहूं, जेपीसी का गठन होता है, तमाम बैठकें होती है, कैबिनेट मीटिंग होती है, और सब कुछ होने के बाद जो कानून बनता है वो आपको लगता है असंवैधानिक है, और आप 1 घंटा में उस कानून को पलट देंगे और वो संवैधानिक होगा? अच्छा, बस अब 1 मिनट खामोशी के साथ मेरी बात सुनिए। बोलिए सर। 2013 के अंदर जब ये कानून बना, ये कानून सर्वसम्मति से बना। इस कानून के समर्थन में आडवाणी जी ने बोला, इस कानून के समर्थन के अंदर सुषमा स्वराज जी ने बोला, इस कानून के समर्थन में सारी भारतीय जनता पार्टी ने बोला। आज उस कानून में कौन सी कमी आ गई कि आपने उसे पलट दिया? 2013 में हुआ वो आपको मंजूर है, 2025 में हो रहा है वो असंवैधानिक हो गया। नहीं तो हाँ, वही संसद है, वही पार्लियामेंट है, उसके अंदर उसके अंदर अरे तो संसद हमारा गला घोट देगी क्या भाई? अब ये गला घोटने की बात कहाँ है? उसके अंदर यही तो आप बरगला रहे हैं। अरे गला कहाँ घोटा जा रहा है? अरे अभी तो बोला है। अरे मेरी एक बात का जवाब ना आप दे सकते हो, ना मेरी एक बात का जवाब सरकार के पास है। आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, आप इधर उधर की बात कर रहे। मैंने इधर उधर की बात नहीं है, तमाम बातें उसमें लिखी हुई है। अभी कई मुस्लिम संगठन इसके समर्थन में है। उनका कहना है कि वक्फ में जो करप्शन है, इस कानून के आ जाने से वो करप्शन खत्म होगा, तनख्वाहियां हैं, पारदर्शिता आएगी। लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। अरे इन तनख्वाहियों की बात नहीं सुनते हम। किसकी बात कर रहे हैं? बात करना कौन है तनख्वाहिया? हम पढ़ लिख करके, हाँ हम पढ़ लिख जो आकर के बैठ करके डिबेट के अंदर इसका समर्थन करने की बात कर रहे हैं। सुर न मिला है वो तनख्वाहिया, वो मुसलमान नहीं है, वो तनख्वाहिया। हमारे समाज के लोग, हमारे समाज से धोखा कर रहा है। तनख्वाहियां हैं वो, नहीं वो सब पूरी तरह से धोखा कर रहा है समाज के साथ। गरीब मुसलमानों को क्या मिला? जब जब बात होती है मुसलमानों के हित की, आजादी के बाद से लेकर अब तक क्या बदलाव हुआ? इमरान जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो फिलहाल लगता है इमरान जी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। और अभी इमरान मसूद, कांग्रेस सांसद, जिन्होंने ये बात कही कि 1 घंटे में समाधान कर देंगे, हम कानून बदल देंगे, अब अपनी बात को डिफेंड नहीं कर पा रहे। लेकिन बड़ी बात उन्होंने कही है कि 1 घंटा, आप दुआ करो कि हमारी सरकार आए और 1 घंटे में हम वक्फ कानून को बदल देंगे। मस्जिदों को हमारे खत्म करने की कोशिश है, हमारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश है। बार बार कांग्रेस के सांसद यही बात जनता के सामने रख रहे हैं, लेकिन बीजेपी और सरकार यही कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्फ संशोधन कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है कि गरीब मुसलमानों के हित कहीं से भी बाधित हो, बल्कि गरीब मुसलमानों के हित के लिए यह कानून लाया गया है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों ने जो वक्फ संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, जिनके हक का वो पैसा है, संपत्ति है, उन्हें उसका फायदा नहीं मिल रहा है, उन तक फायदा मिले, इसीलिए संशोधन लाया गया है। लेकिन यह संशोधन विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, यह संशोधन अब भी विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। तो फिलहाल इमरान मसूद अपने इस बयान को लेकर एक बार फिर से चर्चा है, 1 घंटे के अंदर कैसे वो लोकतांत्रिक तरीके से कानून बदल सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब वो नहीं दे पा रहे। तो इमरान मसूद को आपने सुना। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देवरिया जिले से, जहां पर बस और टैंकर में भीषण हादसे में 31 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बैतालपुर कस्बे के पास हाईवे पर हुआ है।
और एक्सीडेंट इतना भीषण था कि शीशे तोड़कर यात्रियों को निकलना पड़ा है। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि टैंकर गोरखपुर से देवरिया की तरफ जा रहा था। उसी के पीछे बस भी आ रही थी और बस ने टैंकर में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बस में बैठे सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद घायल यात्रियों को बस से निकाला गया है। घायलों को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया है। घायल यात्रियों का हाल चाल जानने के लिए डीएम और एसपी भी अस्पताल पहुंचे। 28 घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। एक गंभीर रूप से घायल यात्री को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। तालपुर डिपो से पहले यहाँ पे मेन मार्केट से थोड़ी सी दूरी पे एक्सीडेंट हुआ है और लगभग 40 लोग बस में सवार थे, 40 लोग पूरे घायल हैं। अच्छा, किससे किससे टक्कर हुई है? टैंकर से और बस में। क्या स्थिति है लोगों की? स्थिति बहुत नाजुक है। कम से कम 7-8 एम्बुलेंस गया है, 2-3 ऑटो से लोग यहाँ से भिजवाए हैं और 2 पिकअप से भी लोग गए हैं। स्थिति कई लोगों की, कम से कम 10 लोगों की स्थिति नाजुक है। देखिए, बैतालपुर कस्बे में हमारे एक अनुबंधित बस और एक टैंकर के बीच में टक्कर होने से ये हादसा हुआ है और हमारे 31 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से एक को गोरखपुर रेफर किया गया है और कुछ को प्राथमिक उपचार करके छोड़ दिया गया है और 28 लोग अभी हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। सभी मरीजों को मेरे द्वारा देखा गया है। सभी लोगों को सही उपचार अच्छे से उपलब्ध कराया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग यहाँ से पूरी तरह से ठीक होकर निकलेंगे। देवरिया जिले के बैतालपुर में इस वक्त मैं हूं। यहाँ पे एक भीषण हादसा है। बताया जाता है एक टैंकर और एक जो है अनुबंधित सरकारी बस देवरिया की तरफ जा रही थी। बस ने टैंकर को पीछे से टक्कर मारी है और इस बस में खचाखच 30 से 40 सवारियां थी जो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह शीशा तोड़ के और बसों से उन घायलों को निकाला और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। आप इन तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस प्रकार बस का जो आगे का पार्ट है वो परकच्छे उड़े हुए हैं। स्थानीय पुलिस यहाँ मौके पे हुई है और कई एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पे घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। उसमें से तकरीबन आधा दर्जन से अधिक लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। और झांसी में बेकाबू डबल डेकर बस खेत में गिर गई। इस हादसे में बस ड्राइवर समेत 9 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे पर मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हादसा हुआ है जब रीवा से ग्वालियर जा रही डबल डेकर बस बेकाबू होकर पलट गई। हार्वेस्टर गाड़ी को क्रॉस करते समय अचानक ड्राइवर का बस से नियंत्रण हट गया। बस लगभग 20 फीट नीचे नेशनल हाईवे से उतरते हुए खेत में पलट गई। इस बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे। और संभल हिंसा मामले में न्यायिक जांच आयोग ने एसपी सांसद जियाउर रहमान बर को नोटिस भेजा है और आयोग ने जियाउर रहमान बर को बयान दर्ज करने के लिए 16 अप्रैल को बुलाया है। इसके साथ ही एसपी विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल को भी नोटिस भेजा गया। सोहेल इकबाल के भी 16 अप्रैल को बयान दर्ज होंगे। बता दें कि पिछली डेट पर सांसद बर्क और विधायक के बेटे पेश नहीं हुए थे। संभल हिंसा केस में सांसद जियाउर रहमान बर्क के बयान न्यायिक जांच आयोग दर्ज करेगा। 16 अप्रैल को सांसद के लिए बयान दर्ज कराने को आयोग ने नोटिस भेजा है। संभल हिंसा मामले में अब तक न्यायिक जांच आयोग अधिकारी कर्मचारियों के, डीएम, एसपी के, मीडिया कर्मियों के बयान दर्ज कर चुका है। वहीं उन अधिकारी कर्मचारियों के भी बयान दर्ज किए गए हैं जो 24 नवंबर को ड्यूटी पर थे। 4 बार आयोग की टीम यहाँ संभल पहुंच चुकी है। वहीं इस बार 16 अप्रैल को सांसद के लखनऊ में बयान दर्ज होंगे। पूरी जांच के बाद में न्यायिक जांच आयोग अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। वहीं आपको बता दें कि संभल हिंसा केस में सांसद जियाउर रहमान बर्क नामजद भी है, वहीं उनके बयान होने हैं और इस संबंध में इस केस में एसपी एमएलए इकबाल महमूद के पुत्र सोहेल इकबाल भी नामजद हैं, उनके भी बयान दर्ज होने हैं। दोनों बयान बेहद महत्वपूर्ण हैं जिनके लिए 16 अप्रैल को लखनऊ में लिया जाना है। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल। अयोध्या में अम्बेडकर जयंती पर बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने पार्टी में आकाश आनंद की वापसी पर खुशी जाहिर की है। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, आकाश आनंद की वापसी पार्टी के लिए फायदेमंद है। ये पार्टी के लिए सकारात्मक कदम है। आकाश पहले से ही पार्टी में सक्रिय थे, कुछ कारणों से बाहर किया गया था, गलती स्वीकार कर मौका मांगा है, बहन जी ने माफ किया है।
और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती है। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी में बाबा साहेब को नमन किया है, उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए हैं। इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर जमकर हमला बोला। कहा, सपा और कांग्रेस बाबा साहेब की दुश्मन पार्टी है। बीएसपी ने केवल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम वोट लेकर राज किया है। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने तो बाबा साहब के स्वप्नों को कुचलने का काम किया। कांग्रेस की सरकार, नेहरू जी की सरकार से बाबा साहब को इस्तीफा तक देना पड़ा। समाजवादी पार्टी की सरकार में बाबा साहब अंबेडकर के नाम से बने हुए मेडिकल कॉलेज कन्नौज का नाम बदल दिया गया। अनेक अपमानजनक ऐसी घटनाएं की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के पंच तीर्थों का निर्माण करते हुए जो भी उन्होंने संविधान निर्माण के समय अपनी भावनाएं व्यक्त की थी, बाबा साहब का स्वप्न अधूरा भाजपा एक एक करके उसे कर रही है। और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर धर्मेंद्र यादव ने कहा, बाबा भीमराव अंबेडकर पीडीए परिवार के भगवान हैं और आज का दिन हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम सबने मांग की थी कि बाबा साहब जैसे महापुरुष का अपमान नहीं होना चाहिए। वो पीडीए के भगवान है, पूरे पीडीए परिवार हाथ हुआ है, इस पर खेद व्यक्त करें, माफी मांगे, लेकिन आज तक नहीं मांगे। ये बाबा साहब का अपमान करते हैं, बाबा साहब के संविधान को ये नहीं मानते और लगातार इनके सर इस बात को लेकर रहे हैं कि कैसे संविधान खत्म हो। कानपुर में मौसम का उतार चढ़ाव लोगों के लिए परेशानी बन गया है। कभी बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है तो कभी रात में ठंडी हवाएं चल रही हैं, दिन में तेज धूप निकल रही है। इसकी वजह से लगातार तापमान में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। इस बदलाव की वजह से जहां लोग बीमार हो रहे हैं, बदलते मौसम से बचाव के लिए लोग कच्चे आम का पन्ना भी पी रहे हैं। डॉक्टर की माने तो पानी, आम का पन्ना, नींबू की शिकंजी सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। वीआईपी रोड पर आम का पन्ना बिक रहा है और लोग इसे पीकर गर्मी से राहत की सांस ज़रूर ले रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अब मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, तेज़ धूप निकलेगी, गर्मी और बढ़ेगी। मौसम का उतार चढ़ाव लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। जहां एक और 3 दिन पूर्व आंधी, बारिश और ओले पड़े थे, मगर एक बार फिर से मौसम ने करवट ली और तेज़ गर्मी पड़ी। आप देख सकते हैं गर्मी का आलम क्या है कि लोग परेशान हैं। इन सड़कों पर सन्नाटा सा पसरा दिख रहा है। ये वीआईपी रोड है, आमतौरों पर इन सड़कों पर भीड़ रहती थी, लेकिन गर्मी का आलम देखिए कि लोग परेशान हैं, पेड़ की छांव में बैठे हैं और ऐसे में गर्मी में पेड़ की छांव और पना लोगों के लिए कहीं ना कहीं राहत भरा ज़रूर दिखता है। ऐसे में पने की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं पुदीना है, अमिया है और इसमें पना बना के रखा। दिखाइए पना कैसे बना रहे हैं। देखिए पने में पूरे आम को घोटते हुए बनाया जाता है, क्योंकि पना कहा जाता है इस गर्मी में पियो पना रहोगे बना। और ऐसे में इस पने की बात की जाए तो ये राहत भरा है, जहाँ एक और पेट को आराम देता है तो वहीं हम भी पी के देखते हैं, कहीं ना कहीं राहत देता है। और अगर इनके मसालों की बात की जाए, देखिए ये मसाले इसलिए डाले जाते हैं कि गर्मी में इनसे राहत बनी रहे। और अगर मौसम विभाग की माने तो तरल पदार्थ पीते रहना चाहिए। और पना ही एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं इस गर्मी से लोगों को राहत देती दिख रही है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। ग्रेटर नोएडा में किसानों की फसल में भीषण आग लग गई। धनकौर थाना क्षेत्र में दादूपुरा गांव में आग लगी है और इस घटना में किसानों के काफी नुकसान की खबरें भी हैं। आग की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई है। ग्रेटर नोएडा में ये आग लगी है, किसानों का काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। नोएडा के सेक्टर 6 में मोमबत्तियां बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई है और इस घटना में अभी तक किसी की मौत होने की खबर नहीं। थाना फेज 1 क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और बाराबंकी में नशे में धुत तेज रफ्तार कार ड्राइवर ने एक के बाद एक
विक्रम टेम्पो और ऑटो में टक्कर मार दी है। इस हादसे में कार समेत कई ऑटो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस हादसे में विक्रम टेम्पो का ड्राइवर घायल हो गया है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने घायल ड्राइवर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत देवा रोड स्थित ओवरब्रिज की पूरी घटना है। और पीलीभीत में तेज रफ्तार कार खाई में गिर गई है। इस हादसे में की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हो गए हैं। ये सभी लोग पूर्णागिरी मेले में से वापस लौट रहे थे। घायलों को सीएससी बंडा भेजा गया। ये सभी लोग हरदोई जिले के रहने वाले थे। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य शिखर के कलश की स्थापना हुई है और वैदिक ब्राह्मण की मौजूदगी में शास्त्रीय विधि से इसकी पूजा संपन्न हुई। अब जल्दी ही मुख्य शिखर पर ध्वजा की स्थापना होगी। साथ ही मंदिर के शिखर पर तड़ित चालक लगाया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि बैसाखी और अम्बेडकर जयंती के पावन पर्व पर शिखर निर्माण पूरा हो चुका है। अब परकोटा के 6 मंदिरों पर कलश स्थापित किए जाएंगे। जय श्री राम। आज वैसाखी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती का पवित्र दिन 14 अप्रैल 2025 सोमवार को अयोध्या में निर्माण किए जा रहे श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के गर्भगृह का शिखर ये लगभग पूर्ण हो चुका है। और अमरोहा में एक सिपाही पुष्पेंद्र ने मुस्लिम लड़की जैनब से पहले हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी की। उसके बाद अब मुस्लिम रीति रिवाज से रिहान बनकर दोबारा शादी रचाई। इसके बाद बजरंग दल ने शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। पुलिस पुष्पेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पूरा मामला थाना डिडौली क्षेत्र का बताया जा रहा है। अलीगढ़ में एक लड़की ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू लड़के से शादी कर ली है। रूबा ने पहले मंदिर में गंगा जल छिड़ककर अपना शुद्धिकरण किया है और फिर धर्म परिवर्तन करके राजेश से शादी कर ली है। रूबा अलीगढ़ की रहने वाली है जबकि राजेश बरेली का है। दोनों के एक रिश्तेदार के यहाँ मुलाकात हुई। इसके बाद बातचीत हो गई और अब दोनों ने शादी कर ली है। पेंडल पकड़ के दिखा दो, आगे बोल। लखनऊ में एक ही परिवार के 5 लोगों की एक साथ अर्थी उठी है। बता दें कि ठाकुरगंज में एक परिवार के 5 लोगों की हादसे में मौत हो गई थी। परिवार खाटू श्याम मंदिर राजस्थान में दर्शन के लिए गया था। राजस्थान में जयपुर के दौसा मनोहरपुर मोड़ पर भीषण हादसा हुआ। कार के सामने से आ रहे कंटेनर से भीषण टक्कर हुई। एक साथ 5 अर्थियां उठने से माहौल गमगीन हो गया है। भारी संख्या में स्थानीय लोग भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। पीलीभीत में घर के बाहर खेल रहा मासूम कुएं में गिर गया है। इसके बाद लोगों की मदद से कुएं में सीढ़ी लगाकर मासूम को बचाया गया है। बरखेड़ा थाना क्षेत्र की घटना है। 4 साल का बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान वो कुएं में जा गिरा। मोहल्ले वालों का आरोप है कि नगर पंचायत की ओर से कुएं के पास किसी तरीके से सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। इससे हर समय हादसा होने का अंदेशा रहता है। गनीमत ये रही कि बच्चे को कोई चोट नहीं आई और वो सही सलामत कुएं से बाहर निकल आया।